आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बेसिक रूल है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा 1826 और 24 के बीच में ओस्टेड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ठीक 4 साल के बाद माइकल फेराडे ने ठीक इसका उल्टा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक बहुत ही गहरा रिलेशन है, जिसको ओस्टेड, एम्पियर, लॉरेंज एंड फेराडे और बाद में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफिकेशन किया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड में बदल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल सकता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होता है। तो मैक्सवेल ने जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफिकेशन किया। तो ये फिजिक्स का बहुत बड़ा एक काम था जो मैक्सवेल ने किया। तो ओस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का सार ये था कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो किया जाए तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इससे यह बात साबित होती है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ओस्टेड के इस काम को बायो-सेवर्ट ने आगे बढ़ाया। बायो-सेवर्ट ने उस पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई कोई कंडक्टर है, एक्स वाई कोई कंडक्टर है। इसको बायो-सेवर्ट ने छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ में डिवाइड किया। एक मैं छोटा सा लेंथ दिखा रहा हूं, डीएल। डीएल इज द एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ, या हम इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। इस लेंथ एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है आई, यहां भी आई करंट फ्लो होगा। तो इस एलिमेंट्री लेंथ जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, अगर आई को डीएल से मल्टीप्लाई करें तो हमको एक क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, जिसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। तो बायो-सेवर्ट ने क्या किया, किसी भी कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होने से उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमको पता लगाना है। तो उन्होंने पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ में डिवाइड किया और एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ या लेंथ एलिमेंट को चूज किया। उस लेंथ एलिमेंट में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस आई करंट के फ्लो होने से उस एलिमेंट्री लेंथ में यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस पॉइंट पी को एलिमेंट्री पार्ट से हम मिलाते हैं। यहां पर जो एलिमेंट्री पार्ट है, जिसको मैं ए बी के नाम दे रहा हूं, ये इसका साइज इतना छोटा है, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट इज अ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, इन्फिनिटेसिमल लेंथ ऑफ द लेंथ एलिमेंट। यानी इसके किसी भी पॉइंट को पी से मिलाओगे तो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो एलिमेंट्री लेंथ को मैं इससे मिला रहा हूं, ये मैंने मिला दिया। ये तो ये जो बनेगा इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ये आर। ओके, अब इस एलिमेंट्री पार्ट में आई करंट फ्लो होने से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन फाइंड आउट किए, जिसको हम लोग बायो-सेवर्ट के नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम बता देते हैं कि पहला यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज वेरी स्मॉल, डीबी। तो देन फर्स्ट इज द डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ये तो बहुत सिंपल है, सबको मालूम है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पॉइंट पी पर होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हाट इज द dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द DL, लेंथ एलिमेंट। जितना अधिक लेंथ एलिमेंट लोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, सभी को मालूम होगा। थर्ड पॉइंट इज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ
आर ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें ठीक है। तो पॉइंट पी पर इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस एलिमेंट्री पार्ट में आई करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर मैंने आई को डीएल से मल्टीप्लाई करके एक नया नाम दिया जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। लेंथ करंट एलिमेंट, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वही डायरेक्शन होगा लेंथ एलिमेंट्री लेंथ का या लेंथ एलिमेंट का। यानी जो मैंने लेंथ लिया वेक्टर डीएल, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डीएल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन होगा आपका वेक्टर डीएल, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ या डिफरेंशियल लेंथ या लेंथ एलिमेंट। और इसको करंट से मल्टीप्लाई करके इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो देन फर्स्ट पॉइंट इज द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी due to this current element. Number one, dB is directly proportional to the amount of the current flowing through this small portion I, and what is the length of this elementary part, and third is the dB is the inversely proportionate to the square of the distance. That means the magnetic field is obey the inverse square law. यहाँ तक तो सभी बातें बराबर हैं। अब हम लोग आते हैं जो फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बायो सेवर्ट लॉ का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये तमाम चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए कूलॉम्स लॉ में होता क्या है। कूलॉम्स लॉ, यहां पर कोई एलिमेंट्री चार्ज है dq, यहां पर कोई फील्ड पॉइंट p है, इससे इसको अगर लाइन ज्वाइनिंग कराओगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट्री चार्ज। ओके, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। यानी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, ये किसी स्केलर सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्केलर सोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है स्टैटिक कंडीशन में। ओके, लेकिन यहां पर जो बात है कुछ अलग बात है। ये कोई आपका कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ को चूज किया, इस एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ है DL, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो I DL को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एलिमेंट्री पार्ट इज द R, पोजिशन वेक्टर R। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एट पॉइंट P ड्यू टू द वेक्टर सोर्स, ये वेक्टर सोर्स के थ्रू हो रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स, यानी यहां पॉइंट P पर जो फील्ड क्रिएट हो रहा है एक वेक्टर सोर्स के कारण हो रहा है, और उस वेक्टर सोर्स का नाम है करंट एलिमेंट। यानी मूविंग चार्ज की वजह से हो रहा, मूविंग चार्ज। इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने का मतलब होता है फ्लो ऑफ द चार्ज। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो स्टैटिक चार्ज की वजह से हो रहा है, चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज यहां पर रेस्ट में है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चार्ज स्पेस में कहीं पर भी हो, जैसे चार्ज यहां पर है तो यहां पर कोई पॉइंट है, डिस्टेंस सेम ले रहा हूं मैं, यहां पर कोई पॉइंट है PR, तो इसके बीच का एंगल चाहे 45 हो 60 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। तो यहां पर एंगल डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहां का इसका मतलब यह हुआ देयर इज नो एंगल डिपेंडेंसी इन कूलॉम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी भी पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, इसको पता लगाने का तरीका यह है कि उस फील्ड पॉइंट से सोर्स चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो पोजीशन वेक्टर को मिला दोगे तो जो भी फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड फील्ड पॉइंट, उसके एंगल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ दूसरी तस्वीर है।
यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इट्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डीएल। इस डीएल का वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इसका वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो दैट मीन्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द वेक्टर डीएल, लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। अगर ये पॉइंट थोड़ा नीचे हो जाता है, ये दिस यहां पर ऐसा सीधा पी, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो देन फील्ड विल बी मैक्सिमम। अगर ये पॉइंट यहां पर होता तो उसी एलिमेंट्री लेंथ के एक्सिस पर होता, तो यहां पर फील्ड कितना हो जाता? dv इज इक्वल टू 0। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो एंगल डिपेंडेंसी का कोई रोल नहीं होता है। केवल आप लाइन को मिला दीजिए, जो आर का डिस्टेंस है, ये आर कैसे रखा हुआ, कितने एंगल पर, से कोई मतलब नहीं है। जो भी फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ये फील्ड पॉइंट को चार्ज से मिला तो इसी के अलोंग लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डीएल एंड आर। मान लीजिए ये डीएल है, डीएल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है डीएल, और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये रेड पेन जो बता रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड दिस फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर वेक्टर। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। तो यहां पर जो फील्ड होगा, द फील्ड, तो डीबी, द फोर्थ फैक्टर, बायो-सेवर्ट लॉ के पहले करंट पे डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये जो है एंगल डिपेंडेंस है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अब डीएल और आर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। डीएल इज द वेक्टर, आर इज द आल्सो वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट यहां पॉइंट पी पर जो मिल रहा है वो भी वेक्टर है। दिस इज द आल्सो वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है? क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आएगा। दैट मीन्स डीएल क्रॉस आर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यानी डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू पॉइंट पी पर फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड होगा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं तो आपको मालूम होगा कि यहां पर होगा आपका, इसको यहां लिखेंगे डीएल साइन डीएल आर साइन थीटा, दिस इज अ मॉड, और इसका डायरेक्शन होगा ईटा, एंड ईटा गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे बताने का मतलब ये है, ये तीन चीज़ें तो सभी को मालूम है, चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे वेरी करेगा डीबी? ये साइन थीटा, द साइन थीटा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द साइन थीटा, दिस इज द साइन थीटा, नॉट अ कॉस थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर रहा है। यानी डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी होगा, डीएल आर साइन थीटा द मैग्नीट्यूड पार्ट, एंड ईटा गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पर। या तो बाहर की ओर जाएगा या तो अंदर की ओर जाएगा। अंदर या बाहर जाएगा ये हम निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, बहुत सारे रूल्स है जिसके थ्रू इसको निकाला जा सकता है। तो बायो-सेवर्ट लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट कहाँ यहाँ पर क्या आ रहा है? फोर्थ पॉइंट। अब इसको हम मिटा के इन चारों लॉज को एक साथ लिख देते हैं, तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन इक्वेशन बनेगा वो क्या है? दैट मीन्स द डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज करेंगे, के द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हियर के फॉर एसआई सिस्टम, फॉर एसआई सिस्टम द के इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिज्म को स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, तो यहाँ पर मैग्नेटिक कांस्टेंट होगा जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और मीडियम। यानी हमारा सिस्टम कहाँ रखा हुआ है, एयर और वैक्यूम में, जहाँ भी, ये इसकी वैल्यू।
और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया dB, यानी k की वैल्यू ये है। अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो ये आपका होगा dB इज इक्वल टू k, और ये होगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। k की वैल्यू होगी dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल। साइन थीटा का तो कोई यूनिट होगा नहीं। के का मतलब होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर आपसे म्यू नॉट का यूनिट पूछा, 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं है, तो इसको लिखेंगे टेस्ला, और ये होगा मीटर स्क्वायर। ये आई करंट, एम्पियर, मीटर, ये एक मीटर से कैंसिल, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दैट इज द यूनिट ऑफ द के, यूनिट ऑफ द म्यू नॉट या म्यू। इसको अगर आप फ्लक्स के रिस्पेक्ट में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कैसे दोगे आप, देखिए। हाँ, ऐसा कि यहां पर फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द बी डॉट ए। तो ए बी इज इक्वल टू होगा फाई अपॉन ए। तो इसको यहां पर रख देंगे, यहां पर ये डीबी की जगह रखेंगे, तो के का डायमेंशन, के का यूनिट होगा, डीबी की जगह रखेंगे फाई अपॉन एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया आईडीएल। तो ये हो जाएगा फ्लक्स का वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, और एम्पियर मीटर, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो के का यूनिट आया, जो यूनिट ऑफ द के, द यूनिट ऑफ द के इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज वेबर, और आएगा आपका मीटर, वहां एक एम बचा, और एम्पियर इनवर्स। तो बायो सेवर्ट लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई जो यहाँ पर पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन करंट पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, इनवर्स इसको लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, चूंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो वेक्टर सोर्स के थ्रू हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा पोजिशनल वेक्टर के साथ, वो जैसे वेरी करेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। अगर डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री, देन फील्ड विल बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। थीटा इज 90 डिग्री, देन डीबी विल बी मैक्सिमम। थीटा इज 0, देन डीबी विल बी 0। तो दैट मीन्स ये एंगल डिपेंडेंस मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि कूलॉम्स लॉ में ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। अब इसके बाद हम इसके वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखिए। अब मैं इसके वेक्टर फॉर्म को लिखता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इसका वेक्टर फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, और ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी, ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे डीबी, और ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और देखो यहां पर डीएल वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? द थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल एंड पोजीशन वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। और यहां पर r पावर 3, और यहां पर डीएल, हियर डीएल क्रॉस r, द क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा एंड ईटा, तो ये आएगा डीएल r साइन थीटा। और यहां पर एक डायरेक्ट, ये मैग्नीट्यूड पार्ट हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड का, डीएल इंटू आर, डीएल इंटू आर करोगे जिसका मैग्नेटिक फील्ड का जो इस मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड पार्ट हुआ, और ईटा गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर रख दोगे आप यहां पर, तो डीबी कितना आ जाएगा? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डीएल का मतलब हो गया डीएल क्रॉस आई, ये डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डीबी। ये वेक्टर फॉर्म में, इस वेक्टर फॉर्म का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो, डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर उतना ही आएगा जितना कि यहां पर था। तो ये बायो सेवर्ट लॉ का ये स्केलर फॉर्म, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है।
वेक्टर फॉर्म को फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में चेंज कर दिया तो फिर उतना ही आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। पहला रूल्स है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, बहुत सारे रूल्स हैं। मैं राइट हैंड पाम रूल से निकाल देता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डीबी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डीबी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? तो राइट हैंड साइड यूज करेंगे। ये मेरा राइट हैंड साइड है। ये करंट का डायरेक्शन, थंब इज द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये जो मेरा जो फेस है, इसका जो फेस अंदर की ओर, तो यहाँ क्रॉस बनेगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आर एंड डी एल, यानी आर और डी एल के ठीक अंदर ऐसा जाएगा। और दिस देन द मैग्नेटिक फील्ड द परपेंडिकुलर टू द डी एल एंड आर। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होता, अगर ऐसा होता, तो राइट हैंड पाम रूल को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा, ये ऐसा करंट का डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर। तो ये मेरा फेस बाहर की ओर, यानी यहाँ पर बनेगा डॉट। तो डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा। यू कैन डिटरमाइन द विद द हेल्प ऑफ द पाम रूल, हेल्प ऑफ द स्क्रू रूल, हेल्प ऑफ द थंब रूल, किसी भी रूल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये आपका है। इसका डायरेक्शनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी के थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा फोकस के डायरेक्शनल पार्ट को दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है एक वेक्टर सोर्स के थ्रू होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है स्केलर सोर्स के थ्रू होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का पोजीशन वेक्टर के साथ ओरिएंटेशन क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो करंट एलिमेंट जिसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के साथ जो ओरिएंटेशन है उससे डिसाइड होगा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एट पॉइंट पी इज डिपेंड ऑन द व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डी एल एंड आर। डी एल इज द लेंथ वेक्टर एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने छोटे से कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।